हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीएस अनकवर्ड। हम चर्चा कर रहे हैं पॉलिटी के उन प्रश्नों पर जो पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या फिर उनके आने की संभावना है। पॉलिटी की 3 वीडियो पहले से अपलोड की जा चुकी हैं। अगर वो आपने नहीं देखी हैं तो देख लीजिए, ऊपर आई बटन में उनका लिंक मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, इसके अलावा मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में अनुच्छेद 74, 75, 77, 78, 163, 164, 166 और 167 इतने अनुच्छेदों पर चर्चा की जाएगी। बढ़िया से जानेंगे सभी के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक कर दें। बाकी यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को खर्च किए हुए। पहला है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। यहाँ ध्यान देंगे, शब्दों पर नियुक्ति की बात की जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति ही की जाती है। हम जो चुनाव करते हैं वो प्रधानमंत्री का चुनाव ना होकर के संसद के सदस्यों का अर्थात सांसदों का चुनाव करते हैं। उन सांसदों में से एक प्रधानमंत्री बनता है जिसकी नियुक्ति कौन करता है? मंत्रिपरिषद, भारत का राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या संसद के सदस्य तथा विधानसभा के सदस्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रपति। जितने भी सांसद चुने जाते हैं उनमें से सांसदों की आम सहमति से एक मुखिया बनता है देश का, जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं। फिर प्रधानमंत्री अपनी कुछ लिस्ट बनाता है कुछ मंत्रियों की, वो लिस्ट जाती है राष्ट्रपति के पास। फाइनली उन मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। अब इससे संबंधित एक आर्टिकल आपको ध्यान रखना है, 75। आर्टिकल 75 में सीधा साधा लिखा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। मतलब ये लाइन जो लिखी गई है वो अनुच्छेद 75 अर्थात 75 की है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री थे। अब तक भारत में सबसे लंबे समय तक कौन रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, आई के गुजराल, मनमोहन सिंह। तो ये सरल है, आप बता पाएंगे आसानी से। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री 1947 में बने थे और उसके बाद ये 1964 तक रहे हैं। 1964 में इनकी मृत्यु हो गई थी, तब कहीं जाके प्रधानमंत्री का पद खाली हुआ था। तो कुल मिला के इन्होंने 16 साल 286 दिन तक प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला था। अगला है, भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। गलत कथन की पहचान करनी है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उसके त्यागपत्र देने से मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। पहला जो है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये गलत है क्योंकि संविधान में कार्यकाल की बात की नहीं गई है कि उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बल्कि ये लिखा है कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। ये पिछली वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है राष्ट्रपति की देखरेख में राष्ट्रपति जब चाहे उसको हटा सकता है, लेकिन ये उसकी इच्छा पर निर्भर नहीं करता। कुछ परिस्थितियां बनती हैं, जैसे अगर लोकसभा में प्रधानमंत्री या फिर उसकी मंत्रिपरिषद अपना विश्वास खो दे, तब ऐसा होता है। बाकी नीचे के दोनों कि उसके त्याग पत्र देने से मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाता है, ये सही है। अगर प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दिया तो पूरा मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाता है और दोबारा चुनाव होते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, ये भी सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये गलत है। अगला है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। अब्दुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर या सनमुखम चेट्टी। अब्दुल कलाम आजाद की बात करें तो ये पहले शिक्षा मंत्री थे, पहले शिक्षा मंत्री। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद, इनको आप जानते ही, राष्ट्रपति बने थे लगातार 2 कार्यकाल के लिए। बी आर अम्बेडकर पहले विधि मंत्री थे। इसके अलावा सनमुखम चेट्टी, ये स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री रहे हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, राज्य सरकार के मंत्रियों को द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है। तो खाली जगह में बताना है किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। राज्य सरकार के मंत्रियों को राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, महान्यायवादी के द्वारा या मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। देखो, जैसा सिस्टम केंद्र में होता है सेम वैसा ही राज्य में होता है। केंद्र सरकार के मंत्रियों को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, ऐसे ही राज्य सरकार के मंत्रियों को
राज्य का जो प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख अर्थात राज्यपाल, वो शपथ दिलाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राज्यपाल। संघ के मंत्री परिषद में अधिकतम कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है? लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या का 10%, लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या का 50%, लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या का 15% या प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार। ये अच्छा क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या का 15%। ये प्रावधान पहले नहीं था, इसको जोड़ा गया बाद में 51वें संशोधन से, 51वां संशोधन अधिनियम, ये हुआ था 2003 में। इससे पहले बेवजह मंत्रिपरिषद की संख्या बहुत बड़ी कर ली जाती थी। इसी को देखते हुए 2003 में यह संशोधन किया गया और ऐसा फिक्स किया गया कि संघ के मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित, ये भी ध्यान होना चाहिए, प्रधानमंत्री सहित, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में अधिकतम जो मंत्री होंगे उनकी संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या का 15% होगी। अगला है, मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? राज्य मंत्री, उपमंत्री, कैबिनेट सचिव या कैबिनेट मंत्री। नहीं है पूछा है, सरल है, बता पाएंगे आप। राज्य मंत्री शामिल होते हैं, उपमंत्री भी शामिल होते हैं, कैबिनेट सचिव शामिल नहीं होता है। कैबिनेट सचिव एक अलग पद हो गया, इसके अलावा कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। तो आंसर पूछा कौन शामिल नहीं होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें जो कैबिनेट मंत्री हैं वो मंत्रिपरिषद का सबसे इंपॉर्टेंट भाग होते हैं। ये जितने भी महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं वो इन्हीं के पास होते हैं और मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेने का अधिकार भी इनका ही होता है। पूरी मंत्रिपरिषद कभी भी मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं लेती, कभी जरूरी हुआ तो किसी को बुला लेते हैं, अन्यथा नहीं। अगला है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा? ये हम कर चुके हैं। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 88 या फिर अनुच्छेद 164। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद की बात कहिए, राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 164 ये राज्य के संदर्भ में, राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के संदर्भ में, इस पर चर्चा करेंगे आगे। अगला है, भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? कितनी आयु होने पर कोई प्रधानमंत्री पद के योग्य हो जाता है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? तो ये अधिकांश लोगों को शायद पता हो। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 25 वर्ष। अगर आप 25 साल के हैं तो खुश हो जाइए क्योंकि आप प्रधानमंत्री पद के योग्य हैं। अगला है, वह कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हुई थी? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी या उपयुक्त सभी? तो ऑब्वियसली इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये जो तीनों प्रधानमंत्री दिए गए हैं, इन तीनों की मृत्यु उनकी पदावधि अर्थात कार्यकाल के दौरान हुई थी। जवाहरलाल नेहरू 1947 में प्रधानमंत्री बने थे, बाद में 1964 में इनकी मृत्यु हो गई थी, 27 मई को, 27 मई 1964 में। इनके पश्चात गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। गुलजारी लाल की चर्चा करनी जरूरी है, वो आप अभी समझेंगे क्यों। दूसरे हैं लाल बहादुर शास्त्री, इनकी मृत्यु 11 जनवरी को हुई थी, 11 जनवरी 1966 को। और ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। ताशकंद में थे उस टाइम, ये पाकिस्तान के ताशकंद में। और इस समय 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तो उसकी संधि करने के लिए, युद्ध के पश्चात 1966 में उसकी संधि करने के लिए ताशकंद गए हुए थे। ये आप ध्यान रखें, इंडिया पाक युद्ध जो हुआ था, इंडिया वर्सेस पाक, उसकी संधि करने के लिए पाकिस्तान गए हुए थे ताशकंद में, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर इनके पश्चात फिर से गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। तो गुलजारी लाल नंदा एकमात्र ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। तो फिलहाल लाल बहादुर शास्त्री को आप इस केस में भी याद रखेंगे कि ये भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। बात करें श्रीमती इंदिरा गांधी की, इनकी मृत्यु तो बहुचर्चित है, 31 अक्टूबर को हुई थी, 31 अक्टूबर 1984 में। इनके ही जो 2 बॉडीगार्ड थे जो सिख समुदाय से थे, उन्होंने ही इनको मार दिया था।
फिर इनके पश्चात कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं इनके ही बेटे राजीव गांधी। अगला है भारत के प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, विश्वनाथ प्रताप सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। इसका सही आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। इन पे चर्चा करने लायक कुछ विशेष है नहीं। ये भारत के ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अगला है लोकसभा में सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध, श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध, मनमोहन सिंह के विरुद्ध या चंद्रशेखर के विरुद्ध? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। इसमें भी कुछ चर्चा करने लायक विशेष है नहीं। अगला है मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? यहां पर ये वर्ड याद रखेंगे आप, सामूहिक रूप से। सामूहिक रूप से का अर्थ है पूरा मंत्रिपरिषद। किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी से ही हो जाएगा, लोकसभा के। क्योंकि लोकसभा निम्न सदन होता है, जनता का सदन बोलते हैं इसे, जनता का सदन। इसीलिए जनता के प्रति उत्तरदायित्व तो होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि बैठते हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम्स में, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आ चुका है। अगर यहाँ पूछ ले व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो वो राष्ट्रपति होगा। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? ये हम चर्चा कर चुके हैं। मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यपाल? तो ऑब्वियसली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 एक के अनुसार भारत में प्रधानमंत्री होता है, मनोनीत होता है, नियुक्त होता है, निर्वाचित होता है या चयनित होता है? ये भी सरल है, चर्चा कर चुके हैं तो आप बता देंगे आराम से। ध्यान रखना है अनुच्छेद 75 के खंड 1 में ये बात कही गई है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, नियुक्ति। प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? ये आपको पता होगा, प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति। अगला है संसद के किस सदन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिए जाने पर प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है? इसका सीधा सा अर्थ है अविश्वास प्रस्ताव को, ये वर्ड आप ध्यान रखेंगे, किस सदन में पारित किया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों सदन या फिर दोनों में से कोई एक सदन? तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? लोकसभा के। तो लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। और अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो प्रधानमंत्री और उसकी पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। उसके बाद नए सिरे से चुनाव होते हैं। अगला है मंत्रिपरिषद का कोई मंत्री अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? लोकसभा अध्यक्ष को, राज्यसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को? तो जो नियुक्त करता है वही हटाता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति को। ये संघ के मंत्रिपरिषद की बात हो रही है, अर्थात केंद्र के। अगला है संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति या लोकसभा के प्रति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चर्चा कर चुके हैं, लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। अगर ये दोनों ऑप्शन आते हैं तब आप लगाएंगे लोकसभा के प्रति, और अगर इन दोनों में से संसद ही आता है केवल, तो आप संसद के प्रति लगाएंगे। अगला है 1971 के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? जगजीवन राम, रामनाथ कृपलानी, नटवर सिंह या उपयुक्त में से कोई नहीं? 1971 का युद्ध जो भारत पाकिस्तान के मध्य हुआ था, जिसमें बांग्लादेश नया देश बना था, तो इस समय जगजीवन राम रक्षा मंत्री थे भारत के। अगला है राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? अब यहाँ राज्य के मंत्रिपरिषद की बात की जा रही है। जैसा सिस्टम राज्य में होता है वैसा ही केंद्र में होता है। केंद्र के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ऐसे ही राज्य में भी दो सदन होते हैं, एक होता है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। हालांकि सभी राज्यों में नहीं होती है, विधान परिषद कुछ ही राज्यों में है। तो जैसे केंद्र के मंत्री लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, ऐसे ही राज्य के मंत्री विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विधानसभा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री के बारे में सही नहीं है?
मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, चर्चा कर चुके हैं तो ये तो सही है। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। सी है, किसी भी सदन का सदस्य ना होने पर कोई व्यक्ति 6 माह तक मंत्री पद पर बना रह सकता है। या डी, वह अंतर राज्य परिषद का सदस्य होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। 164 में बात की गई है, 154 में नहीं, 164 में, कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। इसके अलावा ये सही है, किसी भी सदन का सदस्य ना होने पर कोई व्यक्ति 6 माह तक मंत्री बना रह सकता है, राज्य में भी और केंद्र में भी। और मुख्यमंत्री अंतर राज्य परिषद का सदस्य होता है, ये भी सही है। अगला है, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल, राज्य विधायिका, संसद या राष्ट्रपति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य विधायिका। राज्य में मुख्यमंत्री और उसके मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण राज्य विधायिका अर्थात विधानसभा करती है। इसके अलावा केंद्र में जो मंत्रिपरिषद होती है और प्रधानमंत्री, उनके वेतन भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। तो ये केंद्र की बात है, सेंटर की। अगला है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? पहली महिला मुख्यमंत्री स्वतंत्र भारत में जयललिता, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित या सरोजनी नायडू? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुचेता कृपलानी। ये 1963 में बनी थी उत्तर प्रदेश में और 1967 तक मुख्यमंत्री रही। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? मुख्यमंत्री के कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में? 163, 164, 166 या 167? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 163 में ये कहा गया है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए, सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। इसके अलावा अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के संदर्भ में कुछ और उपबंध हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 166 में राज्य सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन संबंधी जो प्रावधान है वो मिलते हैं। तो ये सारे अनुच्छेद उससे ही संबंधित है और ये क्वेश्चन वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके अलावा अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में इसी तरह के अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।